अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। सिलेबस मुकम्मल हो गया, एग्ज़ाम सर पर हैं। आपके रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक ये जो आपको दिया गया है मॉडल पेपर, इसे सॉल्व करते हैं। साथ साथ रहिएगा, बड़ा आसान है। साथ साथ बताता जाऊंगा कि इस एमसीक्यू का ताल्लुक कौन से चैप्टर से है। क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर 1 से है। कहता है कि अगर ए 0 1 हो, बी 1 2 हो और सी 2 3 हो, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा। सॉल्व करते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि बी और सी का जो इंटरसेक्शन है, बी इंटरसेक्शन सी, वो आपके पास 2 है। और अगर आपको ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी करना है तो ए की वैल्यू है 0 1 और बी इंटरसेक्शन सी 2 है। तो आपके पास इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो 0 2। तो करेक्ट आंसर आपके पास इसके ऑप्शंस दे रखे हैं। नंबर 1 नल सेट, नंबर 2 1 3 0 1, नंबर 3 0 2 1 2। जाहिर है ये करेक्ट आंसर है और तुक्के लगाए हैं, गलत दिए हैं। 2 3 1 1 चैप्टर 1 से है। सेकंड एमसीक्यू दिया है, इफ ए एंड बी be subsets of a set U, universal set, such that A union B is equal to universal set, then the set A and B are called, first option है exhaustive sets, second option है disjoint sets। MCQs बेटा आते ही थ्योरी से हैं, अक्सर सारे नहीं इक्वल सेट्स और अनइक्वल सेट्स। इसका करेक्ट आंसर जो है वो एग्जॉस्टिव सेट्स है। एग्जॉस्टिव सेट्स क्या होते हैं? देखिए, एग्जॉस्टिव सेट्स ऐसे सेट्स होते हैं जो दरअसल सबसेट्स होते हैं यूनिवर्सल सेट का। फर्ज करें आपका एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3। इसका एक सबसेट मैं ऐसे ही लिख देता हूं 1 2 है और दूसरा सबसेट जो है वो, चलिए, 1 2 3 4 5 और हमारा जो है वो एक सेट है ये दोनों इस यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स हैं। चलिए ऐसे, अब आप जानते हैं कि इनका ए यूनियन बी जो है वो 1 2 3 4 5 होगा, ये यूनिवर्सल सेट के बराबर होगा। और ए इंटरसेक्शन बी जो है इनका नल सेट होगा। तो ऐसे सबसेट्स जिनका यूनियन यूनिवर्सल सेट के बराबर हो लेकिन इंटरसेक्शन नल सेट हो, ऐसे सेट्स को एग्जॉस्टिव सेट्स कहते हैं। डिसजॉइंट सेट्स आप पढ़िएगा थ्योरी में क्या होते हैं। इक्वल सेट तो आप जानते हैं ना, ऐसे सेट्स होते हैं जिनके तमाम एलिमेंट्स एक जैसे और एक जितने होते हैं, और अनइक्वल ज़ाहिर अनइक्वल होते हैं, ठीक है ना। ये चैप्टर 1 से दोनों एमसीक्यूज हैं। आइए चैप्टर 2 के एमसीक्यूज देखते हैं, तरतीब के साथ हैं सारे, आराम आराम से कीजिएगा। आपके पास मॉडल पेपर मौजूद है बोर्ड का। चैप्टर 2 से एमसीक्यूज जो आए हैं, कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू 3 - 4 आयोटा इज। देखो,
मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स जो है z का 1/z है। आप इसे रेशनलाइज कर लीजिएगा 3 + 4 आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो 3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर 3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 - 16 आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की जगह आप अगर -1 लिख दें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 9 + 16 आपके पास कितना हो जाएगा 25। तो आपके यहाँ पर आंसर्स दे रखे हैं 3/5 प्लस आयोटा 4/5। दूसरा है 3/5 माइनस आयोटा 4/5। तीसरा है 3/25 प्लस आयोटा 4/25। देखो से एलसीएम ब्रेक करके देखिए, यही आंसर आएगा। तो दिस इज करेक्ट आंसर। और चौथा गलत ऑप्शन है। चैप्टर 2 से है ये, फोर्थ पार्ट, ये भी चैप्टर 2 से है। फैक्टर्स ऑफ 4x² प्लस 9y² आर। चार ऑप्शन दे रखे हैं। 2x प्लस आयोटा 3y इंटू 2x माइनस आयोटा 3y। सेकेंड 2x प्लस 3y इंटू 2x प्लस 3 आयोटा y का स्क्वायर। कितना गलत है ये। तीसरा ऑप्शन दे रखा है 4x प्लस 9y आयोटा इंटू 4x माइनस 9y आयोटा। और चौथा ऑप्शन है, सॉरी तीसरा और चौथा उल्टा हो गया, 2x प्लस आयोटा 3y होल स्क्वायर। ये तीसरा था और ये चौथा है। दिस इज करेक्ट। क्यों करेक्ट है, सॉल्व करके देखिएगा। 4x² प्लस 9y²। अच्छा, इसको यू कर दें, 4x² प्लस 9y² है ना, यहाँ -1 कर दें और ये साइन चेंज कर दें। और 4x² माइनस 9y², -1 जो है आयोटा स्क्वायर के बराबर होता है। तो फर्स्ट टर्म जो है वो 2x का स्क्वायर है और सेकंड टर्म 3y आयोटा का स्क्वायर है। इसको फैक्टराइज कर लीजिएगा, 2x माइनस 3y आयोटा इंटू 2x प्लस 3y आयोटा। कौन से फार्मूले से फैक्टराइज किया, a² माइनस b²। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है, ये भी चैप्टर 2 से है। कहते हैं कि अगर z1 3 + 2 आयोटा हो और z2 5 - 2 आयोटा हो, then real part of z1 into z2 is। ऑप्शन दे रखे हैं 4 -9 -4 और 19। ये करेक्ट आंसर है। क्यों, देखते हैं। साइड में सॉल्व कर लीजिएगा, एग्जाम में भी तो ऐसे ही करना होगा। z1 into z2 मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। मल्टीप्लाई करना तो आता है ना आपको। तो आप इसे अगर एक्सपेंड करोगे, 3 से अगली ब्रैकेट खुलेगी, प्लस 2 आयोटा से अगली ब्रैकेट खुलेगी। रूल है ना ये मल्टीप्लिकेशन का। तो 15 - 6 आयोटा प्लस 10 आयोटा माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह में -1 रखूंगा और इन दोनों को सॉल्व करूंगा। ये +4 आयोटा है, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखा, तो 15 + 4 आयोटा +4, तो ये हुआ 19 + 4 आयोटा।
करेक्ट आंसर क्या है? दिस इज द रियल पार्ट, x is equal to 19, real part, and this is the imaginary part, y is equal to 4. ये पूरा इमेजिनरी नंबर है और इसका जो आयोटा का कोएफिशिएंट है ये इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है बच्चों, ये 3 एमसीक्यूज चैप्टर 2 के आए हैं, 3। तो चैप्टर 2 बहुत अच्छा रिवाइज कर लीजिए। अब देखते हैं कि चैप्टर 3 से कितने एमसीक्यूज आए हैं। 1 का 6 पार्ट है, ये चैप्टर 3 से आया। कहता है इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है ना ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन 0। डी लेस देन 0 होगा तो रूट्स जो हैं अनइक्वल भी होंगे और कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी भी होंगे। कहता है देन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल एंड कॉम्प्लेक्स इक्वल, तो बिल्कुल नहीं होंगे। एक्सरसाइज 3.5 में नेचर ऑफ रूट्स का आपने चार्ट बनाया था ना डिस्क्रिमिनेंट वाला, वो अच्छी तरह से ज़हन में रख लीजिएगा। नंबर 2 अनइक्वल एंड कॉम्प्लेक्स, ये करेक्ट आंसर है। नंबर 3 अनइक्वल एंड रियल, चवल मारिए चवल। आप जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 हो तो रूट्स और रियल हो ही नहीं सकते। और थर्ड ऑप्शन था इक्वल एंड रियल, पक्का गलत। इसी तरह 1 का 7th पार्ट है, ये भी चैप्टर 3 से है। द प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ 27 is 0, 1, 27 ओमेगा। करेक्ट आंसर ये क्यों है? देखो बेटा 27 के क्यूब रूट्स 3 होते हैं ना, 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्क्वायर। अगर तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, 3 3 जा 9, 3 जा 27 ओमेगा क्यूब आएगा, और ओमेगा क्यूब 1 होता है, 27 ओमेगा क्यूब। तो आपके पास करेक्ट आंसर ये है। 1 का 8 पार्ट, आप ये देखिएगा 3.5 से आया है, ये भी चैप्टर 3 से है। 3 is a root of an equation, 3 is a root of an equation, इक्वेशन का एक रूट 3 है। और इक्वेशंस दे रखी हैं y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, और y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखो बेटा जी, उसने कहा इक्वेशन का एक रूट, और जाहिर है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके दो रूट्स होने चाहिए। 3 है तो इसका करेक्ट आंसर ये है। आप फैक्टराइज करके देखिए कैसे। y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, तो भाई 6 के फैक्टर्स इन्हें प्लस करने से माइनस 5 आ जाए, 3 2 6, तो y स्क्वायर माइनस 5 की जगह आपने ब्रैकेट बनानी है, मिडिल नंबर कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड टर्म की जगह ब्रैकेट बनाई, और ये जो थर्ड साइन है इसके दरमियान में रखा, और 6 के फैक्टर्स किए, 6 1 जा 6 और 3 2 जा 6, तो 3 और 2 को प्लस करने से 5 होता है। y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 2y प्लस 6, आप इसे कॉमन ले लीजिएगा y,
और यहां से -2 कॉमन ले लीजिएगा, दोबारा कॉमन ले ले y-3 और बाकी बचा y-2। तो दो फैक्टर्स हुए y-3 और y-2। अब अगर दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब है कि या तो y-3 0 है या y-2 0 है। अगर y-3 0 है तो y इज इक्वल टू 3, और अगर y-2 इक्वल टू 0 है तो y इज इक्वल टू 2। तो एक फैक्टर हुआ, एक रूट हुआ 3 और दूसरा रूट हुआ 2। तो ये दो रूट्स हैं। वो कहता है कि इस इक्वेशन का 3 इज अ रूट ऑफ एन इक्वेशन, इनमें से इक्वेशन का एक रूट 3 है, तो वो ये इक्वेशन है। इसका एक रूट, इसका इसका कोई रूट 3 नहीं है, इसका कोई रूट 3 नहीं। एक और चीज वो ये है कि यहां आप 3 पुट करके देखिए, 9 -15 + 6, 9 -15 + 6, 0 आ रहा है ना। लेकिन अगर आप यहाँ 3 पुट करके देखो तो 9 + 15 - 6 इज नॉट इक्वल टू 0। अगर आप यहाँ 3 पुट करके देखो तो 9 + 21 + 12 बिल्कुल भी 0 नहीं है। और अगर आप यहाँ पर पुट करके देखो y की जगह 3, तो 9 + 12 + 3 कैसे 0 हो सकता है? तो वेरीफाई भी नहीं हुआ। तो एक रूट जो है 3 इस इक्वेशन का होगा, इस इक्वेशन का। इसके बाद जो है 1 का 8th पार्ट, ये भी चैप्टर 3 से ताल्लुक रखता है। कहता है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ y² - 5y + 9 is equal to 0, then unroot alpha upon beta, then the value of unroot alpha upon beta plus unroot beta upon alpha is, ऑप्शन दे रखे हैं 0, 5/9, 5/3 और 9/5। तो चेक कर लेते हैं, मिटा दो ना ये। देखिए जो इक्वेशन दे रखी है ना, y² - 5y + 9 इज इक्वल टू 0, यहाँ a है कोएफिशिएंट ऑफ y², b है कोएफिशिएंट ऑफ y और c है कांस्टेंट। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। तो वैल्यू यहाँ पर -b की जगह -5/a की जगह 1, ये आपस 5। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आप फाइंड करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। c है 9 और a है 1, तो ये 9 हुआ। अब जो सॉल्व करनी है, रूट अल्फा अपान बीटा प्लस रूट बीटा अपान अल्फा। मैं अगर यहाँ रूट सेपरेट भी कर दूं ना तो कोई हर्ज नहीं। एलसीएम लूंगा तो रूट अल्फा बीटा, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो रूट अल्फा का स्क्वायर हो गया और ये रूट बीटा का स्क्वायर हो गया, यानी अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय रूट अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा आपके पास 5 है और ये रूट 9 है। रूट 9 कितना होता है? 3। तो ये आंसर आना चाहिए। सॉल्व करना पड़ रहा है। सॉल्व किया। 10th MCQ है, इसका ताल्लुक चैप्टर 6 से है, सीक्वेंस एंड सीरीज से। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2, 4, 6 इज, ऑप्शन दे रखे हैं n² + n, n², n/2 और n² - n। अब बताओ ये सीक्वेंस कैसी है? सांवली है, प्यारी है। इस सीक्वेंस में a कितना है? 2,
डी कितना है 4 माइनस 2 यानी 2। नंबर ऑफ टर्म्स उसने कह दी n है, तो सम का फार्मूला तो आपको पता होगा एपी की, ये फार्मूला है ना। n की जगह आप क्या रखेंगे, n रखेंगे, a की जगह क्या रखेंगे 2 रखेंगे, d की जगह क्या रखेंगे 2 रखेंगे, n अपॉन 2 इंटू 4 प्लस 2n माइनस 2, n अपॉन 2 इंटू 2n प्लस 2 हो गया ना, 4 में से 2 निकलने पर। तो आपके पास सम टू n टर्म्स n अपॉन 2 इंटू 2 कॉमन ले लें, n प्लस 1 आया, 2 2 से कैंसिल, खोल लीजिएगा, n स्क्वायर प्लस n हो गया। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1 है। देखिए सॉल्व करना पड़ रहा है, आपने नोटबुक निकाली ना, नोट कर रही हो ना बच्चों, एग्जाम में भी ऐसा करना है, तुक्के नहीं लगाने, सॉल्व करना है। और बाजमात गलती भी नहीं करनी कि एक ने गलत आंसर दिया पूरी क्लास गलत आंसर दे रही है, एक दूसरे से पूछ के करोगे, चीटिंग करोगे तो बाजमात गलती होगी। 11th पार्ट चैप्टर 6, ये बड़ा अहम है, अहम आपकी किताब से ही तो है। कहता है अगर ये विल फॉर्म जीपी फॉर एक्स कितना होगा 2 4 8 या √2। भाई अगर ये जीपी बनाते हैं तो इनका रेशो कॉमन होना चाहिए, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म। अगर आप इसे अरेंज करें तो x4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6 है ना, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ और 6 माइनस एक्स स्क्वायर लेफ्ट साइड पर आ गया, सिंप्लीफाई कर लो, है ना, x4 इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर ले आओ, इसे फैक्टराइज करो, x4 प्लस, याद है मिडिल टर्म ब्रेक करना तो आपने सीखी है, ऑपरेशनल साइन क्या होगा ये वाला, ये 3 और ये 2 हुआ, यहां से और यहां से कॉमन लेना है, एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 आएगा और माइनस 2 कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 आएगा। अब आपके पास यहाँ पर दो फैक्टर्स होंगे, एक एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0 और एक एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो एक्स इज इक्वल टू √2। आपका एक आंसर जो है एक्स की वैल्यू ये वाली करेक्ट है, बाकी तो पॉसिबल भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 का 12th पार्ट, द हार्मोनिक मीन बिटवीन, हर एमसीक्यू सॉल्व करके रफ शीट रखिएगा अपने पास, सारी थ्योरी पर फुल कमांड हो। देखो तुक्के तो नहीं लगाए जा सकते ना, आपको अगर हार्मोनिक मीन का फार्मूला याद है तो आप बड़ी आसानी के साथ कर लेंगे। करेक्ट आंसर आपका ये है, बताइए क्यों, हाथ गंदे करवा रहे हो सारे। देखो ए को ले लो 1/2, बी को ले लो 1/4। हार्मोनिक मीन का फार्मूला आपको अगर याद हो, अल्लाह करे मेरे बच्चों याद हो, ये था, इसका एलसीएम ले लो, ये 3/4 होगा, तो 1/3 आपका आंसर है। इसी तरह 13th पार्ट, इफ 1/15, 1/20, 1/25 are in HP, then 15, 20, 25 आर इन। भाई आप जानते हैं कि एचपी और एपी एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, तो इनका रेसिप्रोकल क्या होगा, ये एचपी है ना, इनका रेसिप्रोकल क्या होगा, एपी हो गया। आर इन कहता है एचपी एपी, करेक्ट है ये। जीपी, जानते हो व्हाट इज जीपी, और बोथ एपी एंड एचपी। भाई इसके बारे में पूछा है कि ये क्या है, तो दीज आर एपी। 14th एमसीक्यू है,
बेटा कहता है हाउ मेनी वेज कैन 7 पर्सन्स बी सीटेड एट अ राउंड टेबल। राउंड टेबल पर 7 लोगों को बिठाने के कितने तरीके हैं। इसका ताल्लुक सर्कुलर परमुटेशन से है। ये आपका राउंड टेबल है, 1 2 3 4 5 6 7 सीटें हैं। एक बंदा जाएगा, बैठ जाएगा। अब उसको बैठने के लिए 7 सीटें मौजूद हैं। दूसरा बंदा आएगा, उसको बैठने के लिए 6 सीटें मौजूद हैं। किसी एक को ऑक्युपाई कर लेगा, जो दिल चाहे। तीसरा आएगा, उसको 5 सीटें मिलेंगी, किसी एक को ऑक्युपाई कर लेगा। चौथा आएगा, उसे 4 सीटें मिलेगी, किसी एक को ऑक्युपाई कर लेगा। पांचवा आएगा, उसको 3 सीटें मिलेगी, चलिए वो यहां बैठ गया, बाकी 2 सीटें खाली। अब जो छठा आएगा, उसको 2 सीटें मिलेंगी, वो एक में बैठ जाएगा। अब आखिरी आएगा, उसे एक ही सीट मिलेगी। तो 7 फैक्टोरियल इसका आंसर है। 7 सीटें ऑक्युपाई हो जाएंगी। इसका ताल्लुक चैप्टर 7 से है। 15th पार्ट है, कहता है कितनी टर्म होंगी। देखो बेटा, जितनी पावर है ना, उससे एक टर्म ज्यादा होती है। जैसे a प्लस बी की पावर 2 थी, फार्मूला याद है ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो कितनी टर्म हुई? 3 हुई। a प्लस बी की पावर 3 अगर है तो 4 टर्म होगी, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो अगर पावर 11 है तो एक टर्म ज्यादा बनेगी। इसको एक्सपेंड करेंगे तो 12 टर्म्स आएंगी। इसका ताल्लुक जो है वो चैप्टर 8 से है। चैप्टर 7 से एक ही एमसीक्यू आया, कहता है इसकी मिडिल टर्म कौन सी वाली होगी? 7th एंड 8th, 8th एंड 9th, सिर्फ 7th या सिर्फ 8th? बड़ा आसान है। आप जानते हैं कि इसको एक्सपेंड करने पर 14 टर्म्स आएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14। मिडिल टर्म क्या है? देखो, इसको काटो, काटते जाओ। आखिर में जो 1 या 2 टर्म बचे वो मिडिल टर्म होंगी। अगर आप ये दोनों काटोगे तो कोई मिडिल टर्म नहीं, तो ये आपके पास मिडिल टर्म होंगी 7th और 8th। दूसरा तरीका ये है कि आप इस पावर को 2 से डिवाइड करो, इसमें 1 ऐड कर दो, तो ये 7.5। और 7.5 किन दो के दरमियान है? 7 और 8 के दरमियान। दूसरा तरीका ये, सोचना है, बस सोचना है, दिमाग का इस्तेमाल है, खोपड़ी का इस्तेमाल करो भाई, खोपड़ी का इस्तेमाल। अच्छा मेरा बेटा, इसका ताल्लुक भी 8 से है। 17th पार्ट, बाइनोमियल थ्योरम के हैं ये सारे। टी आर प्लस 1, और कहते हैं आर जो है 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो आर प्लस 1 टर्म क्या होगी? हमने इसके क्वेश्चंस भी किए हैं। दिस इज द करेक्ट आंसर। याद आया ना? फार्मूला याद आ गया रिक्वायर्ड टर्म फाइंड करने का? इसका ताल्लुक भी चैप्टर 8 से है। आर्क लेंथ चैप्टर 9 से है ये। आर्क लेंथ ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या होता है? ऑफ अ यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल तो ऐसा सर्कल होता है जिसका रेडियस 1 हो। आर्क लेंथ फाइंड करनी है, आर्क लेंथ बतानी है सेमी सर्कल की। ऑप्शन दे रखे हैं 2 पाई,
3 पाई, पाई या 1? What is the correct answer? शाबाश। शाबाश। क्यों है ये? देखो, ये आपका सर्कल है। अगर इसके 2 इक्वल पार्ट्स कर दिए जाएं तो ये अकेला जो है सेमी सर्कल हुआ। दिस इज सेमी सर्कल, आधा सर्कल। ठीक है। और आप जानते हैं कि ये पूरा एंगल कितना है? पाई का मतलब क्या है? पाई का मतलब है, पाई रेडियन का मतलब 180 डिग्री। तो इस सेमी सर्कल की ये जो आर्क लेंथ है, ये यहां से लेकर यहां तक, दिस इज पाई। कैसे? S इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है। रेडियस यूनिट सर्कल होने की वजह से 1 है। और मुझे बताओ, ये थीटा, ये पूरा एंगल कितना है? पाई है। तो आर्क लेंथ जो है इसकी कितनी हो गई? पाई। करेक्ट आंसर आपने एग्जाम में लिखना है। 1 का 19th पार्ट, इसका ताल्लुक चैप्टर 10 से है। फार्मूलों पर आ जाइए। लो जी, साइन 2 थीटा क्या होता है? 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या बावलापन है? 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो 1 होता है। और 2 साइन थीटा cos थीटा, एक्चुअल फार्मूला तो यही है साइन 2 थीटा का। तो दिस इज करेक्ट। फार्मूले याद होने चाहिए। 20th पार्ट, cos u इंटू cos v, प्रोडक्ट टू सम फार्मूले हैं। तो लिखा है 2 cos u प्लस v अपान 2 साइन u माइनस v अपान 2। एक तो ये है। सेकंड ऑप्शन उसने दिया है 2 साइन। नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन दिया है लो। तो कौन सा करेक्ट है बताइए? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? ओ हो, यहां माइनस है। तो माइनस है तो ये सम टू प्रोडक्ट फार्मूले हैं। अगर यहां प्लस होता तो ये करेक्ट होता, अगर यहां माइनस है तो वो करेक्ट है। 1 का 21st पार्ट, इसका ताल्लुक भी 10 से था और इसका ताल्लुक 9 से है। कल्टी खा जाना। टेंजेंट ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या होता है? ऑप्शन दे रखे हैं माइनस कोट थीटा, कोस थीटा, माइनस साइन थीटा और टेन थीटा। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? 2 तरीके हैं इसके आंसर को जांचने के, मालूम करने के। एनालाइज करना है, कैलकुलेट करना है। 2 तरीके हैं। देखिए, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा का मतलब क्या है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होता है सबसे पहले। तो इसका मतलब है या तो ये है या फिर ये है।
ये नहीं है, ये नहीं। सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होता है। और मैंने आपसे कहा था कि जब भी 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा हो तो साइन कल्टी खा के कॉस हो जाएगा, कॉस कल्टी खा के साइन हो जाएगा। कल्टी खाना तो आप जानते हो ना, 10 कल्टी खा के कॉट हो जाएगा, कोसेक कल्टी खा के सेक हो जाएगा, और सेक कल्टी खा के कोसेक हो जाएगा। तो ये कल्टी खाएगा, एक तरीका ये। दूसरा है आप इसको साइन अपान कॉस कर दीजिए, लंबा तरीका है। और इसको खोलिए साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा से, और नीचे वाले को भी कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस, याद है फार्मूला, साइन अल्फा साइन बीटा से। साइन 90 होता है 1 और cos 90 होता है 0। अगर दिमाग इस्तेमाल नहीं करना, क्वाड्रेंट सिस्टम की बेस पर यह बात की गई है, और क्वाड्रेंट सिस्टम पर मैंने एक लेक्चर अपलोड कर रखा है, जरूर अटेंड कीजिएगा। cos 90 0 होता है, साइन 90 1 होता है, तो आपके पास मेरा बच्चा ये होगा cos थीटा अपान माइनस साइन थीटा, और आप जानते हैं माइनस ऊपर जाके माइनस ही होता है, cos अपान साइन कोट होता है। इस तरह से आप कह सकते हैं कि दिस इज करेक्ट। 22nd पार्ट रोमन में लिखा है, चैप्टर 12 से। फार्मूले अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। इन अ ट्राइंगल ए बी सी तीनों साइड्स की लेंथ है बराबर हैं, देन डेल्टा क्या होगा, √3/3a √3/2a √3/4a या √3/4a²। शाबाश। देखो बेटा, पहले आप पैरामीटर ऑफ सेमी ट्राइंगल फाइंड कर लें, ये, फिर एरिया फाइंड करें और इसमें वैल्यूज पुट कर दें। बी की जगह भी ए लिख दें। अगर आप इस ब्रैकेट को एलसीएम लेकर सोल्व करें तो 2a हो जाएगा, 3a माइनस 2a/2, तो ये आपके पास 3a/2 a/2 a/2 a/2। कितने ए हुए? 4 ए हुए, a इंटू ए इंटू ए। √3 अकेला रहेगा, और ये पेयर और ये पेयर बाहर आ जाएगा, 2 टू द 4, a इंटू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, रूट से बाहर आ गया। तो करेक्ट आंसर आपके पास ये है। कहीं हमें कैलकुलेट करना पड़ता है और कहीं हमें फार्मूले की मदद लेना पड़ती है। 23rd पार्ट, इन अ ट्राइंगल ABC, if angle A is at standard position, comma, the law of cosine। देखो बेटा, एंगल ए को हमने अल्फा कहा था, तो इसके ऑप्शंस दे रखे हैं, a² इज इक्वल टू b² प्लस c² माइनस 2bc cos अल्फा। अल्फा होना चाहिए। दूसरा है a² इज इक्वल टू b² प्लस c² प्लस 2bc cos अल्फा। तो ये जो प्लस का साइन आया ना यहां पर,
दिस इज रोंग। तीसरा है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी कोस अल्फा। आप ज़हन में रखिएगा कि अगर यहाँ ए और सी है तो ये भी ए सी होना चाहिए, ये भी रॉन्ग है। चौथा है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कोस अल्फा। यहां सिर्फ bc कोस अल्फा है, तो ये भी रॉन्ग है, 2 होना चाहिए, तो दिस इज करेक्ट। लॉ ऑफ कोसाइन याद है? एक बार उसने एंगल बी के लिहाज से कहा था, तो लॉ ऑफ कोसाइन का फॉर्मेट अच्छी तरह से इनमें बिठा लीजिएगा, वहां पर कोस बीटा होगा। इसका ताल्लुक चैप्टर 12 से है। 14th पार्ट, इन एनी ट्राइंगल एबीसी साइन अल्फा बाई 2। लो जी, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन ठीक है इसका, अनरूट साइन अल्फा बाई 2, एस माइनस बी एस माइनस सी, फार्मूला याद हो तो आराम से आप लिख सकते हैं। सेकंड गलत है, ऊपर ए का जिक्र कहीं भी नहीं, अल्फा का मतलब है कहीं ए का जिक्र नहीं होना चाहिए। एस माइनस ए एस माइनस बी अपान ए बी, फार्मूला तो सही है, ये साइन गैमा बाई 2 का फार्मूला है। तीसरा, ये साइन बीटा बाई 2 का फार्मूला है। चौथा, इसका तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। आप जानते हैं कि ये ई रेडियस का फार्मूला है, R1 का फार्मूला है। तो करेक्ट आंसर आपका ये हुआ। ये भी चैप्टर 12 से है, फार्मूले अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। आखिरी एमसीक्यू मिटा रहा हूं, चलिए 25th पार्ट, इफ साइन एक्स बराबर हो 1/2 के, तो एक्स कितना होगा? लो जी, देखिए साइन एक्स जो है 1/2 है, तो एक्स होगा साइन इनवर्स 1/2। अब आप ट्राइंगल ज़हन मिलाइए, परपेंडिकुलर 1 है और हाइपोटेन्यूस 2 है, तो ये 30 डिग्री की ट्राइंगल है, ये √3 होगा, राइट एंगल ट्राइंगल। तो आपके पास ये होगा 30 डिग्री यानी π/6 रेडियन। ऑप्शन दे रखे हैं π/3, गलत, π/3 और 2π/3, π/6 और 5π/6, π/2 माइनस π/2, π/4 माइनस π/4। तो बेटा ये तो गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? अब ये दो आंसर्स की लॉजिक क्या है? आपको पता है क्वाड्रेंट सिस्टम में साइन पॉजिटिव होता है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, और ये पॉजिटिव साइन जाहिर करता है कि एंगल एक्स जो है वो या तो फर्स्ट में है या फिर सेकंड में है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि एंगल इस तरह हो, ऐसा भी हो सकता है कि एक रोटेशन के बाद इस तरह हो। अगर मैं इसे सेकंड क्वाड्रेंट में लाना चाहूं 30 डिग्री को, तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाने के लिए 180 में से x को माइनस करना होगा, और 180 में से अगर आप 30 को माइनस करते हैं तो ये 150 डिग्री होता है, और 150 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो π/180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0 0 से 3 5 सा 3 6 सा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में इसको 5π/6 रेडियन बोलेंगे।
तो दिस सेट ऑफ एंगल्स इज करेक्ट। कोऑर्डिनेट सिस्टम अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिएगा। अब तो यूट्यूब पर सारे ही तकरीबन लेक्चर्स अहम मौजूद हैं। सेक्शन ए के बाद अब हम सेक्शन बी और सी का जायजा ले रहे हैं। बेटा जी बहुत अहम है, और इससे जो कंक्लूजन्स निकालेंगे वो आपकी बोर्ड प्रिपरेशन को बहुत ही ज्यादा समराइज कर देगा, बहुत ही ज्यादा आसान बना लेगा। इसलिए आपने बड़ी तवज्जो के साथ सेक्शन बी को देखना है और मेरी एडवाइस पर अमल करना है। आइए बेटा जी सेक्शन बी पर चलते हैं। पहला पोर्शन जो है कॉम्प्लेक्स नंबर और अलजबरा का है। मैं इसे सिर्फ अलजबरा लिखूं, और इसमें 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 2 क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चंस के भी आपने सिर्फ 2 पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट्स दे रखे हैं, 4 पार्ट्स, आपने सिर्फ 2 पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं। अब आप देखिए फर्स्ट पार्ट है सॉल्व करना है कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को, और ये 2.2 से है। कॉम्प्लेक्स इक्वेशन क्या दे रखी है, इसको सॉल्व करना है। सिंपल है बेटा, इसको a प्लस बी होल स्क्वायर से एक्सपेंड कर लीजिएगा। आप जानते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगाना है, और इसे 0 प्लस एक्स आयोटा बोलिए। शॉर्ट कर रहा हूं, देखो याद रखो ये 4y आयोटा स्क्वायर होगा, तो आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर कोमा, और ये आपका 4xy होगा। शॉर्ट कर रहा हूं, आपने किया था ना। ये इसके बराबर है 4xy इज इक्वल टू एक्स, तो y आपके पास हो 1/4। सिंप्लीफाई करना, एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर डोमेन है, डोमेन के बराबर होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 1/4 का स्क्वायर, तो आपका x होगा प्लस माइनस 1/2। तो आपका एस एस हुआ ये आपका सॉल्यूशन सेट। मैंने शॉर्ट करके सॉल्व किया है। सेकंड पार्ट का ताल्लुक भी 2.2 से है। शो दैट 1 प्लस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा सेटिस्फाई द इक्वेशन। आपको इक्वेशन दे रखी है, किताब का है, इसे आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना है। आप जानते हैं a1 है, b -2 है और c2 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला z के लिए -b प्लस माइनस अंडर b स्क्वायर -4ac होल डिवाइड बाय 2 है। इसमें वैल्यूज पुट कीजिएगा, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 1 प्लस माइनस आयोटा। इसका मतलब है कि दीज आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो 2 रूट्स हुए, 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा। अगर z की जगह 1 प्लस आयोटा रखें तब भी दोनों तरफ इक्वल हो जाएंगी, z की जगह 1 माइनस आयोटा रखें तब भी दोनों तरफ वैल्यूज इक्वल हो जाएंगी, तो ये सेटिस्फाई कर देगा। तो आप यही आंसर आने का मतलब ये है द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर 1 प्लस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा। ठीक है, दूसरा तरीका, इस इक्वेशन में 1 प्लस आयोटा z की जगह पुट कीजिए, यहां और यहां, फिर z की जगह 1 माइनस आयोटा पुट कीजिए। दोनों सूरतों में लेफ्ट हैंड साइड भी 0 हो जाएगी, राइट साइड तो 0 है, और आप कहेंगे कि 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। 3.6 से है, if alpha beta are the roots of 8x square minus 6x plus 3 form an equation। 3.6 का क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 बहुत अच्छा कर लें। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 नोट कर लीजिएगा। 9, 10, 11 3.6 का बहुत अच्छा कर लीजिए। सॉरी 3.3 है
कहता है फाइंड ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ 125 आल्सो शो दैट देयर सम इज 0। आपने 125 के क्यूब रूट्स करने, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी याद है ना, तो आप इसे क्या लेट करोगे, 125 के क्यूब रूट को आप एक्स लेट करोगे, क्यूबिंग बोथ साइड करोगे, सोल्व करोगे, एक्स की 3 वैल्यूज आएंगी और वो क्या होंगी 5, 5 ओमेगा और 5 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब 5 प्लस 5 ओमेगा प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाना है। साबित करना है कि इनका सम क्या है 0 है एंड देयर प्रोडक्ट इज 125। तो पहले आपने तीनों क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, थोड़ा सा इन एडिशन ये करवाया गया है और 3.6। तो बेटा चैप्टर 2 बहुत अच्छा कर लो, परफेक्ट। चैप्टर 2 में सिर्फ ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी कर लो, इसके थ्योरम्स भी कर लो, सिर्फ चैप्टर 2। अच्छा, और अगर ये करना है तो प्लीज ध्यान में रखिएगा, ये करना है 3.3, 3.4, 3.5 और 3.6 तो आपको कर लेना चाहिए। ये बहुत अहम एक्सरसाइजेस हैं, ये आपको कर लेनी चाहिए अलजेब्रा की। इतना भी शॉर्ट मत कीजिए, सिर्फ एक एक्सरसाइज करने पर आपका ये क्वेश्चन बन रहा है, लेकिन लाजमी नहीं है कि ऐसे ही हो। 99% चांसेस हैं कि सिर्फ 2.2 करने से आपके इस क्वेश्चन का मसला हल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट। देखिए ये 7 चैप्टर से परमुटेशन डिस्कस नहीं करेंगे। सेकंड पार्ट, द सेकंड 31st एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 31/4, 1/2 एंड -13/2। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, ये 8.1 का है, 8.1 का है। थर्ड पार्ट, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ दिस। तो याद रखिएगा ये आपके पास 8.5 का है, 8.1, 8.2 आपके सिलेबस में है, 8.3 आपके सिलेबस से कट गई, 8.4, 8.5 आपके सिलेबस में है और 8. तो ये आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है और ये आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का है। चैप्टर 8 बहुत अच्छा कर लीजिए। और फोर्थ पार्ट है इसका मैथमेटिकल इंडक्शन का। मैथमेटिकल इंडक्शन बहुत आसान है और ये आपके पास सॉरी ये 6.1 का है और ये 6.5 का है। चैप्टर 6 बहुत अच्छा कर लीजिए, बस पूरा चैप्टर 6 की रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक 5 एक्सरसाइज हैं आपके सिलेबस में, वो 5 एक्सरसाइज के 10 ईयर पेपर से सारे क्वेश्चन कर लें। और ये 8.1 है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जो मैंने अपलोड किया है उसकी थ्योरी, वो अच्छी तरह से कर लीजिएगा। ये कौन सी एक्सरसाइज का है, 8.5 का नहीं, 6.5 या 6.6 का होगा, देख लीजिएगा आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो आपने चैप्टर 6 बहुत अच्छा कर लेना है। इसके बाद आपका सबसे आसान पोर्शन आता है ट्रिग्नोमेट्री। नतीजा क्या निकला है, चैप्टर 2 और 6 करो, सिर्फ चैप्टर 2 और 6 पक्का करो, 2 और 6 पक्का करो। यहां मैं लिख रहा हूं 2 और 6 पक्का करो, ठीक है। 4 का फर्स्ट पार्ट बड़ा ही पॉपुलर है, 9.1 का है। 9.1 बहुत इंपॉर्टेंट हो गई क्योंकि 9.2 आपके सिलेबस से काट दी गई। इफ अ पॉइंट ऑन द रिम ऑफ अ 16 सेंटीमीटर डायमीटर फ्लाईव्हील, इसमें एक बेल्ट वाला क्वेश्चन है, वो तो आने के चांसेस ज्यादा हैं। रिम और बेल्ट वाला क्वेश्चन, या नोट कर लीजिएगा, रिम और बेल्ट वाला क्वेश्चन। सेकंड पार्ट, आपको साबित करना है ये 9.3 का है। 9.3 कभी उसे हम घास में नहीं डालते थे, 9.3 को कभी हम घास पे नहीं डालते थे। अब 9.3 आ गई, देखो टेबल देखो, वैल्यूज रखो और सॉल्व कर लो, प्रूफ करना है। तो 9.3 अच्छी कर लेना। सिर्फ चैप्टर 9 करो, आपका ये ट्रिग्नोमेट्री का सारा मसला हल हो गया। 2 एक्सरसाइज करो तो क्या इंपॉर्टेंट हो गई अब तक 9।
गैस दे रहा हूं जनाब, सिर्फ चैप्टर 9 करो, पक्का कर लो, पक्का। कम से कम पास होने के लिए तो आप इस तरह करो ना, फेल नहीं होगे, कोई बच्चा इस साल फेल नहीं होगा। कहते हैं फॉर एनी ट्राइंगल ड्राइव द लॉ ऑफ टेंजेंट। लॉ ऑफ टेंजेंट आया है, लॉ ऑफ टेंजेंट कौन से चैप्टर से है? चैप्टर 12। और चैप्टर 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें ऑप्शन है लॉ ऑफ टेंजेंट करो या फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल करो। और ये जो है 13.2 से है, ये 12.2 से, बड़ी अहम एक्सरसाइज 12.2 मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो बेटा आप अगर 12 और 13 करते हो तो ये तो बोनस है। तो अब नतीजा ये निकला कि सेक्शन बी करने के लिए जरूरी है कि आपके ये चैप्टर्स, सेक्शन बी के लिए ये चैप्टर्स आपके परफेक्ट हो। 269 13.2 इंतहाई आसान है और 12.2 लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ टेंजेंट लगता है। 12.2 और कर लो और 13.2 कर लो, बड़ी आसानी हो जाती है। आपने अगर आपने चैप्टर 7 परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रखे हैं जो आपको क्लास में करवाए गए हैं, उन्हें रिवाइज कर लीजिएगा एहतियातन। और प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन तो हर बच्चे को आना चाहिए। ये आपका सेक्शन बी है और नतीजा ये निकला कि हमें 3 चैप्टर्स में कोई कंप्रोमाइज नहीं करना, ये 3 चैप्टर्स हमें अल्टीमेटली करने। सेक्शन सी भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, आपने कोई से 2 क्वेश्चंस करने हैं, यानी हर क्वेश्चन के आपको 2 पार्ट्स दे रखे हैं, वो दोनों पार्ट्स देखें। फर्स्ट पार्ट जो है यहां पर चैप्टर 6 से आया है। बेटा चैप्टर 6 ना छोड़ना, चैप्टर 6 बहुत अहम है, वहां देखिएगा सेक्शन बी में। सेकंड पार्ट जो है वो आपका 8.3 से है, बाइनोमियल से, और यहां पर एचपी का क्वेश्चन दे रखा है और करके इसने बाइनोमियल का ही 8.3 का क्वेश्चन दिया है। तो बेटा 8 चैप्टर इसके बाद बहुत अहम हो गए। 8 की सिर्फ 2 एक्सरसाइज हैं, 8 की 2 एक्सरसाइज 8.1 एंड 8.3 सेक्शन सी में आते हैं। सेक्शन सी में 8.1 एंड 8.3 परफेक्ट कर लीजिए। नंबर 2 चैप्टर 6 बहुत अच्छा कर लें, सेक्शन बी में भी काम आए। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट बहुत अहम एक्सरसाइज है, 12.2 अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट है। 12.2 फायदा यह है कि सेक्शन बी में ये सपोर्ट करेगी, बहुत सपोर्ट करेगी। इसका सेकंड पार्ट जो है साइमल्टेनियस इक्वेशन वाला है, एक्सरसाइज 3.8। तो बेटा आपको मैंने पहले ही एडवाइस किया है कि 3.3, 3.5, 3.6, 3.8, 3.4 भी शामिल कर लो। चैप्टर 3 की ये एक्सरसाइजेस जो हैं वो कर लेना, ये मेन है। देखिए 2 क्वेश्चंस तो आपने यहां से अटेम्प्ट कर लेने हैं, यानी 4 पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट्स हैं, प्रूफ वाले हैं ये, और ये आपके चैप्टर 10 से हैं, 10.2 चैप्टर 10 प्रूफ वाले चैप्टर 10, और सेकंड पार्ट चैप्टर 12 एरिया ऑफ ट्राइंगल वाले। ना चैप्टर 10 बड़ा है ना चैप्टर 12 बड़ा है, लेकिन आपका एक क्वेश्चन यहां से निकल आ जाता है,
और एक क्वेश्चन आपका यहां से निकलता है। यहां पर उसने 8.3 बाइनोमियल भी दिया है और करके। तो मेरा ये मशवरा है कि जनाब चैप्टर 2 में एक एक्सरसाइज है 2.2 कर लीजिए। चैप्टर 3 में 3.3, 3.6, 3.8 ये तो लाजमी कीजिए, बकिया अगर आप चाहें तो कर लें। चैप्टर 6 पूरी कर लीजिए, जो आपके रेड्यूस सिलेबस के मुताबिक 5 एक्सरसाइज दी गई हैं वो पूरी कीजिए। चैप्टर 7 जो है वो चाहे तो थ्योरी पढ़ के उसके एमसीक्यूज कीजिए। चैप्टर 8 में 2 एक्सरसाइज हैं 8.1 और 8.3, ये तो आपने छोड़नी नहीं है। चैप्टर 9 में एक एक्सरसाइज है 9.1 और दूसरी 9.3, ये आपका पेपर पूरा बना देंगी। चैप्टर 10 में आपको आइडेंटिटीज के प्रूफ वाले सारे क्वेश्चन कर लेने हैं, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटीज। चैप्टर 12 में आपको जनाब लॉज कर लेने चाहिए, 12.2 कर लेनी चाहिए, 12.3 भी कर लेनी चाहिए, जरूरत वैसे नहीं है। 12.4 तो बहुत अहम है, 12.2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और चैप्टर 13 में आपको 13.2 करनी है। चैप्टर 1 नहीं करना, जो निकाल दिए हैं चैप्टर वो तो नहीं करना। 13 में यहां लिख रहा हूं, 13 में 13.2 ये आपका टारगेट है। फिलहाल आपने 10 ईयर पेपर से ये सारे करने हैं, 10 ईयर पेपर से, बेफिक्र रहिएगा। एक चीज याद रखिएगा कि सिलेक्टिव स्टडी इंजीनियर्स के लिए नहीं है। बड़ा आदमी बनना है ना, तो आपने यकीन ही नहीं रखना गैस पेपर पर। नॉलेज आपको नंबर तो दिलाती है, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी भी डेवलप करती है। अच्छा, कई बच्चे जो हैं वो, अब देखिए कितना घटिया है कि आप चीटिंग कर रहे हैं, आप गेस्ट पेपर के चक्कर में पड़े हुए हैं, पेपर आउट करने के चक्कर में पड़े। यार बिल्कुल भी सूट नहीं करता, बिल्कुल भी सूट नहीं करता। क्या पर्सनैलिटी होगी ऐसे की जो चीटिंग कर रहा हो बोर्ड के एग्जाम में? उसे मेहनत नहीं की, और मेहनत किए बगैर वो चाहता है कि उसका स्कोर बहुत हाई हो। आप देखिए ना, मेहनत किए बगैर स्कोर हाई हो। अब बंदे की पर्सनैलिटी जो है वो इतनी लो है और नंबर इतने हाई हैं, तो बेइज्जती की बात है कि नहीं? ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा।